हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आनंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की, प्रेरित धारा की। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स की, क्योंकि बातों को ज्यादा बढ़ाने पर हमारी वीडियोस लंबी होंगी, इसलिए शुरुआत हम कर दें चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, चलिए। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। ये क्या है? मैं नॉर्मली अगर बोलूं कि फ्लक्स का मतलब सिर्फ इतने बात से है कि अगर कोई आपके पास एरिया हो, तो उस एरिया से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। जैसे डायग्राम देख रहे हैं, अब इस तल से होकर कितने गुजर रहे हैं, तो जवाब होगा सर इस तल से होकर 1 2 3 लाइन गुजर रही, बाकी देखिए बाकी लाइंस नहीं गुजर रही, ऊपर वाली नहीं गुजर रही, तो इसका फ्लक्स 3 कहा जा सकता है। नंबर्स की काउंटिंग को ही 3 कहा जा सकता है। ठीक है, अब फ्लक्स समझने के लिए एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी समझना, यानी कि सदिश क्षेत्रफल। ये जब आप समझेंगे तभी इसकी चीजों को आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। सदिश क्षेत्रफल यानी कि एरिया वेक्टर। अगर हमारे पास एक इस तरीके से एरिया है, ठीक है, तो ये तो एरिया हुआ। देखिए एरिया हमेशा अदिश राशि होती है, हम उसको सदिश नहीं कहते, पर यहाँ पढ़ाई की कंफर्टेबल के लिए हम इसी एरिया वेक्टर, सॉरी इसी एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि अविलंब दिशा में, नॉर्मल की दिशा में एक वेक्टर इमेजिन करते हैं। देखिएगा ये वेक्टर हमने लिया और उसकी खासियत क्या होगी, उसे हम ए वेक्टर बोलेंगे, जिसकी खासियत होगी कि उसका परिमाण ए के बराबर होगा और दिशा नॉर्मल की दिशा में होगी, तो इसलिए हम उसे ए इंटू एन कैप कह सकते हैं। अब इसको समझे रहिएगा, केवल आपको दिशा से मतलब है, ज्यादा उसमें सोचना समझना नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर है आपका। ठीक है, क्या ए के बराबर परिमाण का हो और किस दिशा में हो? नॉर्मल की दिशा में हो। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा, अगर मैं अगला ले लूं, ये हमारा एरिया रहा। ठीक है, आपको पूछा सर एरिया वेक्टर किधर पड़ेगा, आपको डायरेक्शन ही चाहिए, ध्यान देना मित्रों, इसमें बहुत टेंशन नहीं पालना आपको। तो ये देखिए इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना, इसी एरिया के बराबर परिमाण ले लीजिए, तो हम कहेंगे सर ये हमारा हो गया ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का मतलब सिर्फ इस बात से है कि हम दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लें। मान लो कोई ऐसे बना दे एरिया, इसी तरीके से ऐसे दे दे, तो कहेंगे सर जी अब एरिया वेक्टर, तो देखिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा हमारा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं फ्लक्स के बारे में, बात करते हैं कि मैथमेटिकली फ्लक्स को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सदिश क्षेत्रफल हो जिससे हमारा चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र होकर गुजरे, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं होकर वहां से गुजरे, तो उस स्थिति में हमारा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर डिफाइन किया जाता बुकों में बी ए कॉस थीटा। क्या डिफाइन किया जाता? बी ए कॉस थीटा, जिसमें बी क्या है हमारा? ठीक है, तो जवाब है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है? एरिया वेक्टर, और ये क्या है? कॉस थीटा। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं, ये हमारा है और इस तरीके से ये बी हमारा होकर गुजर रहा है यहां से। ठीक है, तो इस समय आप देख सकते हैं जो बी है वो हमारा ए के साथ कितने का बना रहा है, तो देखो इसको, हाँ एक बात और भी, इसे अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि अदिश गुणनफल के रूप में बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, पर हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है हमारे लेवल में, तो हम बातें सिर्फ इसी की करेंगे, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बी वेक्टर हो गया। अभी हमारी एरिया है। ठीक है, अब एरिया के परपेंडिकुलर जब लेने जाओगे तब ए वेक्टर मिलेगा। अब इसी ए और बी के बीच का एंगल लेना रहता है। अब दोनों एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर कोई पूछे तो बी ए कॉस 0 लगा दीजिए और ये हो जाएगा बी ए इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका? बी ए। ठीक है, और यहीं कहीं ये इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ अगर एरिया वेक्टर हमारा इस तरीके से प्राप्त होता है जैसा मैंने इस डायग्राम में बनाया है, ये देखिए ये है, तो अब हमारा ये एरिया हुआ और एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे होगा, उधर हमारा बी जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 90। तो इस स्थिति में हमारा फ्लक्स आ जाएगा बी ए कॉस 90। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो इसलिए पूरा आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, अब आइए इसी पर एक अच्छा सा सवाल लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए जरा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 0.8 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक है मित्रों? गॉस, बेवर, मीटर प्रति स्क्वायर, ये सब किसके मात्रक हैं?
चुंबकीय क्षेत्र के, तो 0.8 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। एक आयताकार लूप 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर का रखा गया, उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करें, ठीक है। जबकि पहला सवाल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ठीक है, के समांतर लूप है, ठीक है। दूसरा बी, लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। और तीसरा, थर्ड, लूप चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। 3 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे रख दिए हैं, ये काफी कुछ हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें अगर कहीं ये पूछ ले कि इस लूप के ऊपर हमने फेरे लपेट दिए हैं, तो उन फेरों के लपेटने से हमारे फ्लक्स का मान बढ़ने लगता है। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है, इसी क्वेश्चन में हमने इंक्रीज कर दिया कि यदि लूप पर 100 फेरे लपेटे होते, ठीक है, किसके, तार के, किसके, तांबे के, ठीक है। यदि लूप पर 100 फेरे लपेटे होते तो फ्लक्स क्या होता, तो फाई क्या होता। चलिए आइए सवाल एक एक कर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, सॉरी इस क्वेश्चन में जोड़ लीजिएगा इसको, हमने लिखा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो देखिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इसी के समांतर यानी कि इस तरीके से पैरेलल हमने एक एरिया वेक्टर रख दिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ये B आपका 0.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का है, ये जो एरिया आपकी नॉर्मली है वो है 50 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, जो कि मजा नहीं देगा। इसे 100 से कर मीटर में बदल लें, भाग देकर मीटर में बदल लें, ये मीटर में आ जाएगा, 50 दूना 100 यानी कि 1/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो देखिए एरिया वेक्टर किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो वो आपका बी रहा उधर, एरिया वेक्टर इधर पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि सर जी बी वेक्टर के साथ एरिया वेक्टर कितने का एंगल बनाएगा, तो 90, इसलिए इसका जवाब हो गया फाई बराबर बी ए कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के नाते सारी कहानी क्या हो जाएगी हमारी, 0, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरे सवाल में अगर हम चलते हैं, तब देखिएगा हमारे पास क्या कहानी है, ये हमारा फ्लक्स हो गया, अब सॉरी फ्लक्स नहीं कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा हो गया तल, ठीक है। अब ये इसके साथ कितने डिग्री का, 90 का बना रहा है, एरिया हमारा 90 का बना रहा है, एरिया वेक्टर कितने का बनाएगा, तो जवाब होगा सर उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो जवाब हो जाएगा सर बी ए कॉस 0, बी की वैल्यू 0.8 और इसकी 1/2 मीटर स्क्वायर निकाला था, तो 1/2 लगा दीजिए, cos 0 का मान 1 काट दीजिए, 0.4 आ जाएगा, 0.4, ठीक है। वेबर मीटर स्क्वायर ये था, ध्यान दीजिएगा, मात्र कोई पूछ बैठता है फ्लक्स का, तो इधर ध्यान दीजिए आपका क्या था, ये वेबर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र वेबर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर, तो ये पूरा कटकर सिर्फ किस में आ जाएगा, वेबर में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इतना वेबर, ठीक है। लूप, अच्छा इसी सवाल में पूछा गया कि अगर लूप पर 100 फेरे लपेटे होते तो फाई क्या होता, तो जवाब होगा सर फाई 1 बराबर, केवल यहाँ पर n बढ़ जाता, मतलब फेरों की संख्या यहाँ पर इंक्रीज कर जाती, तो इतने की वैल्यू आप निकाल रखे हैं, 0.4 है, इसी में 100 का गुणा कर देंगे, आंसर आपका 40 वेबर होगा। यानी कि यहां से समझ में ये आ गया कि अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू बढ़ानी हो तो फेरों पर क्या करें, सॉरी उस लूप पर क्या करें हम, और सारा ढेर सारा तार का फेरा लपेट दें, इस फेरों के लपेटने से फ्लक्स का मान बढ़ जाता। तो फ्लक्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस पर फेरों की संख्या आप बढ़ा दें, ठीक है। चलिए अब आगे ये चलते हैं, लूप चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं।
अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। ये बी हमारा रहा, ये हमारा 30 डिग्री रहा एरिया, ठीक है, लूप जो है। अब इस पर परपेंडिकुलर अगर हम लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, यानी कि ये टोटल हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हमारा कितना डिग्री होगा, 90, इतना 30 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 60। ये बी रहा, ये एरिया वेक्टर। तो ध्यान दीजिए बी और ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा, जवाब होगा 60 डिग्री। इसलिए हमारा फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 60 डिग्री। तो ये रहा आपका 0.8, एरिया 1/2, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 दूना 4, काटेंगे 0.2, आंसर 0.2 वेबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी समझ गए होंगे कि फेरू के लपेटने से हमारे फ्लक्स का मान क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। इस फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा प्रयोग किया गया मेरे दोस्तों। वो प्रयोग क्या था, एक कुंडली ले गई, ठीक है, उस कुंडली को ले जाकर हमने एक एमीटर से, यानी कि ए से यहां जोड़ दिया, ठीक है। अभी ऑब्वियस है इसमें कोई करंट प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी हमारे बैटरी की सप्लाई या विभवांतर यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक प्रयोग किया, ठीक है, फेराडे साहब ने, उन्होंने देखा अगर हम किसी चुंबक को लेकर इसकी तरफ बढ़ें, नॉर्थ साउथ जो भी आपको लिखना है लिख लें, इसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसके पास लाने पर यहाँ का जो सुई है वो फ्लक्चुएट करता है, हो सकता है वो इस तरफ किया हो, ठीक है। और जब इसे वापस ले जाते हैं, यानी कि चुंबक को वापस ले जाते हैं, तो फिर ये सुई हमारी उल्टी दिशा में, मतलब इस तरफ फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। एक बार अगर इधर तो अगली बार उधर, पास लाने पर अगर इधर करती है तो दूर ले जाने पर उधर करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो इसमें करंट नहीं था, लेकिन एक चुंबक को पास लाने से या दूर ले जाने से इसमें एक बार करंट हमको देखने के लिए मिला। अब इनका डायरेक्शन जो है इधर और उधर होने पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले समझिए ये करंट क्यों आया होगा। तो जवाब है सर, एक चुंबकीय जो चुंबक होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस तरीके से नॉर्थ से किस तरफ जाता है, वो साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। नॉर्थ से किस तरफ जाता है, साउथ की तरफ हमारा ये जाता है। अब इसे जब हम पास लाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। पास लाने पर ये जो फ्लक्स की संख्या है वो इंक्रीज करेगी, और दूर ले जाने पर फ्लक्स की संख्या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। उसके बाद हमको करंट मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा अगर फ्लक्स परिवर्तन होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज अगर होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो यह जरूर क्या कर रहा है, यहाँ पर करंट पैदा कर रहा है। और करंट पैदा कब होता है, जब यहाँ पर इन टर्मिनल्स पर कोई विभवांतर आ जाए, क्या आ जाए, विभव आ जाए, विभवांतर आ जाए, तभी हम करंट फैला सकते हैं। यानी कि फ्लक्स परिवर्तन एक प्रेरित विभवांतर बल पैदा कर रहा है। प्रेरित का मतलब इसलिए क्योंकि वहां पर पहले से नहीं था, जब ये चुंबक आगे पीछे बढ़ा तो वहां एक प्रेरणा पैदा हुई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि विभवांतर वहां पर पैदा हुआ, जो इस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता था। फ्लक्स जितना ये चुंबक पास आता था उतना तेजी से इधर झटका, जितना तेजी से पीछे ले जाते उतना उधर झटका। तो ये हमारा ये जो हुआ, ये हमारा फैराडे का पहला नियम बन गया। ये जो हमारे फैराडे का प्रथम नियम, ये जो हमारा आउटपुट था वो फैराडे का पहला नियम बन गया कि अगर आपको प्रेरित विभवांतर यानी कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछे, तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी लगाकर फ्लक्स परिवर्तन के बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ फ्लक्स परिवर्तन का मतलब पहले हो सकता है φ1 रहा हो, बाद में φ2, तो φ2 माइनस φ1, और ये एक समय अंतराल में हुआ, एक बार आगे लाए पीछे लगे, इसमें टाइम लगा, तो T2 माइनस T1 नीचे लगा दीजिए, ठीक है। इसी के ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाकर यहाँ पर एक K लगा सकते हैं। आगे चलकर इस K का क्या इलाज करेंगे, ये सारी बातें अलग है। इसी को कभी कभी बुक्स लिख देती है d∅dt, कुछ बुकें लिख देती है इसको K ΔΦ/ΔT। इन सब झांसों में ना पड़ी, कुल का मतलब अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स कर देना है और आपका काम बन जाएगा। अब आगे चलकर ये देखा गया कि इस K को हम हटा सकते हैं। किससे हटा सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ आउटपुट में आइए। एक बार मेरा इधर सुई भाग रहा है, एक बार उधर, यानी कि पास लाने पर अगर इधर तो दूर लाने पर उधर, यानी कि ये जो करंट पैदा हो रहा है वो इसका एंटी, अगर आप पास आते हैं ये दूर जाता है, ये दूर जाते हैं ये आपके पास आता है। ध्यान से देखिएगा,
अगर आप पास ला रहे हैं, मैं बता रहा हूं अच्छे से कि हाँ कब क्या होगा। जब आप पास लाएंगे ये दूर जाएगा, ठीक है, और जब आप दूर जाएंगे तो ये पास, यानी कि ये आपके पास आने का विरोध करता है और फिर दूर जाने का भी विरोध करता है। मतलब इससे दोनों ही बातें सहन नहीं। अगर आप पास आ रहे हैं तो ये गुस्सा आ रहा है, दूर जा रहे हैं तो ये बेचारा आपके पीछे भाग कर आ रहा है। ये किसी प्रेमिका जैसा कार्य करता है जो प्रीतम के पास आने पर रिसियाती है, ठीक है, और प्रीतम चला जाता है तो कहता है तुम तो मना भी सकते थे। कुछ ऐसा ही ये होगा, और ये प्रेरित प्रेम होगा, यहाँ प्रेरित विभवांतर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी रही। यानी कि यहाँ पर जो करंट पैदा होगा वो आपका एंटी होगा, आपका विरोध करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ई बराबर के हटाकर माइनस लगाकर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। थोड़ा समय बचा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं वही बोलूंगा कि अगर आपने यहाँ पर ये जो फेरे लगाए हैं, अभी तो मैं पहले फेरों पर अब आता हूं। अगर आपने यहाँ फेरे भी लगा दिए तो इन फेरों के लगा देने से बार बार, मैंने अभी इसके पहले भी बताया कि आपका जो होता है इंड्यूस्ड फ्लक्स जो होता है उसका मान बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा और संशोधन हो जाएगा। अगर आपके पास फेरे हैं, अगर आपके पास n फेरे हैं तो n डी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर मैंने अभी जो दूसरी बात बोली वो फैराडे का दूसरा नियम बन गया। फैराडे का दूसरा नियम, जिसे हम लेंज नियम भी कहते हैं या लेंज नियम, ठीक है। ये हमारा पहला नियम था और यहां पर हमारा आकर दूसरा इससे लिंक कर जाता है। दूसरा नियम जो क्या कहता है, फैराडे का दूसरा नियम, या इसी को हम लोग इसी फैराडे के दूसरे नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम, लेंज का नियम या फैराडे का नियम, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आप प्रेरित धारा जो इसमें करंट बह रही है उसका डायरेक्शन पूछोगे तो वो हमेशा इधर आने वाले फ्लक्स का विरोध करती है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंज नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ गई हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं इस पोर्शन पर, ठीक है। इसी कुंडली और इसी फ्लक्स परिवर्तन के कॉन्सेप्ट पर मैं थोड़ा सा थ्योरी भी बोल देता हूं, क्योंकि उसे हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है। हमसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, जनरेटर यानी कि जनित्र, ठीक है, या मोटर, इन सब के बारे में हमसे पूछता है। तो इन सभी के केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं और एक चुंबक और, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, इसके बीच में एक आयताकार लूप ले लेते हैं जिस पर तार वगैरह लपेट देते हैं। अब इसको हम लोग नचाते हैं। इसके नचाने से क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ देखिएगा आपका चुंबकीय बल रेखाएं जा ही रही हैं, ठीक है, तो ये जाएंगी और इसके नाचने के नाते, ऐसे ऐसे नाचने के नाते लगातार एरिया इसका बदलेगा। इस एरिया के बदलने के नाते फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलने के नाते हमें जनित्र के केस में धारा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि हमारा जनित्र किस कॉन्सेप्ट पर बैठा हुआ है या किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो जवाब इसका कि चुंबकीय फ्लक्स पर ये आधारित है और इसी के आधार पर हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज है, जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता आपका एसी, एक होता आपका डीसी। एक होता है डीसी और एक क्या होता है आपका एसी, ठीक है। अब एसी या डीसी में क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका वैलय लगा रहता है उसी में सारी कलाकारी होती है, क्योंकि कभी कभी यही चीज पूछ लेता है सीधे टू द पॉइंट, ठीक है, कि डीसी और एसी में क्या अंतर है जनरेटर में। तो सारा कहानी इसके यहाँ वलय का है, जो यहाँ दो छल्ले लगे होते हैं इन छल्लों का है। अब ये छल्ले कोई पूछे कि सर इस छल्ले में क्या कलाकारी है, तो जवाब है अगर आप सर्पी वलय यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, अगर आप एसी जनित्र बनाना चाहते हैं तो आपको सर्पी वलय यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। और अगर आप डीसी लेते हैं तो वहां पर विभक्त वलय, ठीक है, वलय ये यूज करना पड़ेगा। तो जनित्र जो है वो फ्लक्स परिवर्तन पर बेस्ड होता है और वो दो प्रकार का, एक डीसी और एक एसी। अगर एसी बना रहे हैं तो केवल इतना ही करना है, वलय चेंज कर दीजिए सर्पी वलय। डीसी बनाना चाहते हैं तो क्या बना लीजिए, वहां पर विभक्त बलों का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत धारा बदलकर डीसी मिल जाएगी। अब देखिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल मैं सीधे ओरली बोल देता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कुंडली है, उस कुंडली से होकर, इस कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में हमने परिवर्तन नोट किया कि सर इसमें जो फ्लक्स होकर गुजर रहा है वो 0.2 सेकंड में पहले तो था 400, ठीक है,
और फिर बाद में phi2 हो गया हमारा 600। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए कि यहाँ पर चालक में कितना विभवांतर बल पैदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 400 मिली वेबर है और यहाँ पर भी आपका क्या है 600 मिली वेबर है। ठीक है, 0.2 सेकंड का मौका देंगे तो 400 से बढ़कर 600 हमारा फ्लक्स हो जा रहा है। आपसे E की वैल्यू पूछी जा रही है तो E बराबर हो जाएगा हमारा phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। माइनस के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना है, ये माइनस केवल हमें डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन पूछेगा तो वहां पर आप हमेशा बताएंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से उल्टी जो हमारा धारा होगा वो पास आने का विरोध करता है, इस नाते माइनस होता है, वो समझ ही चुके हैं आप। इधर देखिए 600 मिली है, मिली का मतलब 600 गुणे 10 के पावर माइनस 3, ठीक है, वेबर। और यहाँ पर देखिए 400 है तो 400 गुणे 10 के पावर माइनस 3 वेबर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दें, ये हो जाएगा 600 गुणे 10 के पावर माइनस 3 माइनस 400 गुणे 10 के पावर माइनस 3। समय अंतराल डायरेक्ट दे रखा है डेल्टा T2 समय में, यानी कि 0.2 सेकंड। तो यहाँ से हम 10 के पावर माइनस 3 कॉमन लिए, 600 में से 400 गया, 200 आ गया, नीचे 0.2 है। एक और यहाँ बढ़ा दीजिए, काट दीजिए इसको, 2 1 का में 2, 0 0, ये आ गया 10 के पावर माइनस 3, ये भी आ गया 10 के पावर 3, 10 के पावर 0, ये आ जाएगा 1। और विभवांतर है तो ऑब्वियस है किसमें नापा जाएगा, वोल्ट में ही तो नापा जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल में अगर मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, इसके ऊपर मान लो मैंने ऐसे फेरे लपेट दिए और इन फेरों की संख्या सो ऑन, इन फेरों की संख्या मान लेते हैं 250 है, तब आपका ईएमएफ कितना होगा। अगर ये हमसे पूछा जाए तो इसका जवाब ये होगा कि ई में हम केवल क्या बढ़ा देते हैं, फेरों की संख्या यानी कि एन का गुणा कर देते हैं। तो एन इंटू क्या हो जाएगा, phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। एन की वैल्यू कितने के बराबर है, 250। तो यहाँ पर देखिए 250, इस पूरे का कैलकुलेशन हमारा 1 वोल्ट आया है तो गुणे 1 लगा देंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 250 V। तो आपने देखा मजेदार चीज क्या है, अगर हमने इस छोटे से कुंडली के ऊपर केवल फेरे बढ़ा दिए तो जहां पहले 1 वोल्ट मिलता था वहां 250। अब थोड़ा और इमेजिन करिए, अगर यहां पर मैंने 3000 फेरे लपेट दिए होते तो सीधे 3000 वोल्ट हो जाता। ये बड़ी चीज है, फेरों के लपेटने से इतना तगड़ा इंक्रीमेंट हमको मिलता है, ये रहा खासियत इसका, इसीलिए हम लोग फेरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे यहाँ एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एसी यूज किया जाता है। ठीक है, इस एसी को कितने आवृत्ति पर भेजा जाता है, हमारे घरों तक जो आती है एसी उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो जवाब होगा सर 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में 200 से 400 हर्ट्ज तक की एसी भेजी जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पॉलिटेक्निक में पूछा है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पर होता है, तो इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन पर ऐसे ही छोटे मोटे सवाल डायरेक्टली इस टाइप के छोटे मोटे बन जाते हैं। ठीक है, अब हम अगली बात जो करेंगे वो ट्रांसफार्मर है। कई बार हमारे यहाँ वोल्टेज कम आता है और कई बार बहुत तेज तेज आता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो होना चाहिए वो ट्रांसफार्मर होना चाहिए। यह क्या करता है, एसी के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। दूसरे भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, निम्न धारा को उच्च धारा में या उच्च धारा को निम्न धारा में बदलने का भी काम ट्रांसफार्मर करता है। तो स्पेशली अगर कोई केवल पूछे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे वोल्टेज का मान बदलता है, या तो बड़े से छोटा कर देता है या छोटे से बड़ा कर देता है। इसी आधार पर हम इसे 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक उचाई और दूसरा अपचाई। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफार्मर की बातें करते हैं। इसमें पहला है उचाई। ठीक है, स्टेप अप, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, एक आगे और इधर क्या होता है, इधर एक दूसरा पीछे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। अब यहां पर कोई पूछे हमसे कि प्राथमिक कुंडली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जवाब होगा सर प्राइमरी कॉइल, और वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। ठीक है, इसीलिए हम पी और एस का नोटेशन यहाँ यूज करते हैं। अब अगर ऊंचा चाहिए है तो यहाँ पर हम इसे जो वोल्टेज यहाँ देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वीपी, और अगर धारा देंगे तो क्या बोलेंगे, आईपी। अगर इसके फेरों को गिनेंगे तो क्या लिखेंगे, एनपी। उधर देखिएगा आपका क्या लिखा जाएगा, वीएस सेकेंडरी, वोल्टेज सेकेंडरी, करंट प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी, और इसी प्रकार आपका एन रहा, ये भी एस हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जवाब है सर इसमें फेरे कम होते हैं, उसमें फेरे होते हैं ज्यादा। इस फेरों के ज्यादा होने के नाते क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये निम्न निम्न वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। जबकि यहां बोला जाए अगर धारा के टर्म्स में, तो निम्न धारा को प्रबल धारा में ये कन्वर्ट करता है। इस तरीके से ये होता है। और अगर यहीं पर हम अपचाई कर दें, सेकंड ले लें अपचाई, तो वहां अपचाई यानी कि स्टेप डाउन उसको हम लोग बोलते हैं। स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, यहां पर फेरों की संख्या ज्यादा, वहां कम हो जाएगी। इसलिए वीपी यहां पर देखिएगा, वीपी इज लेस देन वीएस, और यहां पर वीपी इज ग्रेटर देन वीएस, यानी कि हम यहां उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलते हैं। कुछ गांव में ऐसा होता है वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, तो वहां हम ऊंचाई लगाएंगे जिससे निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदल जाए। और कुछ गांव में ऐसा होता है इतना ज्यादा तेज वोल्टेज आता है कि कई कई पंखे, बिजलियां, कई कई पंखे और बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर हम अपचाई लगाएंगे ताकि हमारे ज्यादा पोटेंशियल को कम में बदल दे, कम वोल्टेज में बदल दे। ठीक है, यहाँ पर धारा के मामले में बातें उल्टी होंगी, यहाँ पर आईपी इज ग्रेटर देन आईएस होगा। ठीक है, सॉरी, आईपी इज लेस देन आईएस होगा। ठीक है, अब यहां पर एक अनुपात डिफाइन किया जाता है जिसे हम लोग परिणमन अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, परिणमन अनुपात। ठीक है, इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं मित्रों, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये परिणमन अनुपात को आर से दर्शाया जाता है। ये क्या होता है, अगर कोई पूछे कि सर ये कितना होता है, तो जवाब होगा सर आईपी अपॉन आईएस। और जबकि वोल्टेज के मामले में ये उल्टा होता है, ये होता है वीएस अपॉन वीपी। अब अगर आप ध्यान दीजिए, तो हमारा अगर सेकेंडरी होगा, सॉरी, अगर ये स्टेप अप वाला होगा, तो स्टेप अप में ये बड़ा और ये छोटा, इसलिए इसका मान ग्रेटर देन 1। अगर ये स्टेप डाउन होगा यानी कि अपचाई होगा, तो उस केस में वीएस का मान वीपी से छोटा होता, तो नीचे बड़ा ऊपर छोटा, इसलिए मान लेस देन 1 आता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, सब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि ऊंचाई के लिए परिणमन अनुपात कैसा होता है, तो जवाब होगा सर 1 से बड़ा होता है। और अगर अपचाई हुआ, ठीक है, ये स्टेप डाउन है, सॉरी, स्टेप डाउन के केस में नाम ही डाउन है यानी कि अपचाई है, वहां पर मान 1 से कम होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आईपी अपॉन आईएस, वीएस अपॉन वीपी, और इसी तरीके से एनएस अपॉन एनपी भी यूज हो सकता है। तो ये तीनों रेशियो की सहायता से किसी भी एक का रेशियो पता हो, चाहे आई का, चाहे वी का, चाहे एन का, हम परिणमन अनुपात आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसी सेक्शन पर हम लोग न्यूमेरिकल लगा लें। और न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ छोटे छोटे से सवाल मैं आपको क्लियर करा दूं। जैसे कभी कभी पूछ बैठता है ट्रांसफार्मर का क्रोड किस चीज से बना होता है, तो जवाब है इसका, वो नर्म लोहे से बना होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो नर्म लोहे से बना होता है। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार हमसे पूछा जाता है कि जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, तो माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, ठीक है, और वो करंट में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारी ध्वनि ऊर्जा, बोलने के नाते ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी प्रकार लाउड स्पीकर पूछेगा, तो लाउड स्पीकर में उल्टा है, लाउड स्पीकर को पहले हम कनेक्ट कर देते हैं बिजली से, फिर बोलते हैं तो हमारी आवाज जोर से सुनाई देती है हेलो हेलो करने पर। ठीक है, तो वहां पर माइक्रोफोन का जस्ट उल्टा होता है, वहां पर हम उसको पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं और फिर उससे ध्वनि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी इसके न्यूमेरिकल की चर्चा हम लोग करेंगे, उससे पहले भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। ठीक है, जैसे छोटा सा एक सवाल हो सकता है कि एक धारावाही चालक के, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक टॉपिक हमारा भी बचा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बातें करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के मामले में विभिन्न स्थितियों में सूत्र वगैरह देखेंगे। तो वहां पर सवाल है कि दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए सबसे अच्छा नियम कौन सा है, तो जवाब है दाहिने हाथ का नियम। ये हम आगे चलकर बात करेंगे। डायनामो उत्पन्न करता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, डायरेक्ट याद रख लेना है। विभवांतर बल, अभी मैंने आपको समझाया, करंट हमें तब तक नहीं मिलती है जब तक कि विभवांतर बल पैदा ना हो, तो डायनामो वही करता है। ठीक है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न, ये सब आए हुए सवाल है आपके। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, प्रेरित वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, फैराडे के नियम से, ऑस्टेड के नियम से, लेंज के नियम से, या फ्लेमिंग के नियम से, तो आंसर है लेंज के नियम से। ठीक है, तो अब यहां पर
हमारा क्वेश्चन कुछ परिणमन अनुपात से संबंधित हम लोग आइए बातें कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी, फिर बाकी की कहानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आया हुआ सवाल मैं पहले उठा लूं। इसमें क्वेश्चन दिया है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। देखिए मैं डायग्राम के साथ देता हूं आपको। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली यानी कि हम इसे बोलेंगे एन पी में फेरों की संख्या 200 है, तथा इसकी द्वितीयक कुंडली जो है उसमें फेरों की संख्या थोड़ी कम है, यानी कि एन एस हमारा जो है सेकेंडरी है वो हमारे पास सिर्फ 50 है। ठीक है, अब कहता है ये द्वितीयक कुंडली में यानी कि इस सेकंड कुंडली में धारा का मान 20 है। ठीक है, कितना है? 20 एम्पियर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना होगा, आईपी कितना होगा। सिंपल सवाल है। परिणमन अनुपात में केवल आपको दो चीजों से मतलब है, एन से और आई से। तो बोलिएगा जरा क्या हो जाएगा सर? आर बराबर कहेंगे सर एनपी या एनएस, सॉरी एनएस अपॉन एनपी, और आई के केस में उल्टा आईपी अपॉन आईएस। ठीक है, तो एनएस हमारा कितने के बराबर है? 50 के। एनपी कितने के बराबर है? 200 के। आईपी पता करना, आईएस का मान 20 है। काट दीजिए 1/4, 4 पंजे 20, क्रॉस गुणा कर देंगे इधर से, है ना। क्रॉस गुणा कर देंगे तो कहेंगे सर जी आईपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 एम्पियर। तो काफी आसान सवाल था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये सब आए हुए सवाल मैं करा रहा हूं स्पेशली ट्रांसफार्मर के लिए। परिणमन अनुपात, अच्छा एक बात है, इसमें कोई पूछे कि ये कैसा है, उपचाई अपचाई, तो इधर देखिए फेरों की संख्या ज्यादा, उधर फेरों की संख्या कम। कम होने के नाते फेरे, उधर वोल्टेज कम मिलेगा, और वोल्टेज कम मिलना किस ट्रांसफार्मर की निशानी है? तो जवाब है अपचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात 5/3 है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि एन एस सेकेंडरी में कितना है? 1000 है। तो पूछ रहा है एनपी में कितने फेरे होंगे, एनपी में कितने फेरे आपके लगे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है। बोलिए क्या हो जाएगा हल में? कहेंगे सर जी आर बराबर 5/3, फॉर्मूला हमारा होता है एन एस अपॉन एन पी, तो इसलिए 5/3 एन एस 1000 हमारे पास, और एन पी पता करना है। 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 200, क्रॉस गुड़ा एन पी बराबर 3 दूना 600। कितने फेरे होंगे यहाँ पर? 600 फेरे होंगे हमारे पास। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्यारी प्यारी वीडियो आपको बहुत ही प्यारी प्यारी लगे, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक चलकर आए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, जिसमें हम बचा हुआ एक चैप्टर हमारा जो स्पेशली है इस बात पर आधारित कि एक सीधे तार में, एक कुंडली में वगैरह वगैरह में किस प्रकार से हम बी का मान निकाल सकते हैं। तो इस चर्चा के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त आनंद सर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।